बाबा बाबा मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये देखिए मेरी उंगली फट गई है, बहुत ठंड है बाबा। नीतू के बाबा बिरजू मजदूर हैं। उनके पास ना ही पैसे हैं और ना ही काम। और नीतू की माँ मालती की हालत तो और भी बुरी है। वो 6 महीने की गर्भवती है। पेट में बच्चा लेकर उसे सारा काम करना पड़ता है और उसके ऊपर ये ठंड। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी हम गरीब हैं, फिर भी हमें एक वक्त का खाना तो मिलता है, इसी में खुश रहो बेटी। गांव में ज्यादातर लोगों की हालत ऐसी ही है और गांव वालों को पता है कि कुछ ही दिनों में बर्फबारी भी शुरू होने वाली है। गांव वालों के लिए ठंड का मौसम कोई अभिशाप या बुरे सपने से कम नहीं है। मालती नीतू को लोरी सुनाते हुए सुला देती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। लोरी गाते हुए मालती की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बिरजू से कहा, ऐसे और कब तक चलेगा? एक और बच्चा इस धरती पर आने वाला है। पता नहीं मालती, काम ही तो नहीं है। काम करूंगा तब जाकर पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो ही तो स्वेटर और कंबल खरीद पाऊंगा ना। हम माँ बाप बनने के लायक ही नहीं है। हमें बच्चा लेना ही नहीं चाहिए था। रो मत मालती, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। भगवान हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। ठंड की वजह से मालती को नींद नहीं आ रही थी। वो बस देख रही थी कि नेहा किस तरह ठंड से कांप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों के अंदर तक ठंड घुस गई है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चीज तो अब शुरू होने वाली थी। देर रात को अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे और बिजलियां कड़कने लगी। लो कर लो बात, केवल ठंड काफी नहीं थी क्या? अब बारिश भी होने वाली है। बात खत्म नहीं हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उन लोगों का घर भी टूटा फूटा था। छत से पानी टपकने लगा। पानी जैसे ही नीतू पर गिरा वो जाग गई। ये क्या हो रहा है माँ? बारिश क्यों हो रही है? पता नहीं बेटी, पता नहीं। शायद हम गरीबों को मरना ही होगा। मालती, इस ठंड से बचने का एक ही रास्ता है, चूल्हा जलाओ। आग के पास बैठने से ही ठंड दूर होगी। मालती दौड़कर चूल्हा जलाने के लिए गई। उसने लकड़ियों से चूल्हा जला भी लिया। बिरजू और नीतू चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेक ही रहे थे कि तभी अचानक से छत टूट पड़ी और पानी गिरकर चूल्हा बुझ गया। साथ में अब बारिश घर के अंदर भी आ गई। तीनों भीग गए। माँ, बाबा, ये पानी तो बर्फ से भी ठंडा है। भाग नीतू भाग। मालती भाग चलो यहाँ से, अब यह घर पूरी टूट जाएगी। तीनों घर छोड़कर भाग गए और घर सच में टूट गया। लेकिन भागकर भी वो जाते कहाँ? गांव के ज्यादातर घरों के अंदर पानी घुस गया था। सभी बाहर निकलकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। बिरजू मालती और नीतू को लेकर पेड़ के नीचे चला गया और तभी बारिश रुक गई और बर्फबारी शुरू हो गई। लगता है आज हम नहीं बच पाएंगे। इतना कुछ एक साथ तो नहीं सह सकते। तभी नीतू खांसने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा लग रहा है। बिरजू ने नीतू के गाल पर हाथ रखकर देखा और कहा, ये क्या? नीतू को तो बुखार आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इसका बाप हूँ, मैं इसे कैसे बचाऊं? मालती नीतू को गोद में लेकर कस के पकड़ी रही। इसी तरह वो रात गुजर गई। नीतू किसी भी तरह जिंदा तो बच गई, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुखार था। सुबह बिरजू ने देखा कि गांव के लगभग सभी घर टूट गए हैं और जो बचा खुचा है उनकी भी हालत बहुत खराब है। गांव वाले बैठकर रो रहे थे। हे भगवान, अब हम कहाँ रहेंगे? ठंड से कैसे बचेंगे? इससे तो अच्छा हमें मार डालते भगवान। बच्चे रो रहे थे। नीतू की हालत भी बहुत खराब थी। बिरजू से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने गांव के बाकी मर्दों को साथ लिया और सेठ के पास चला गया। माधव सेठ इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान था। वही गांव वालों को काम देता था। सेठ के पास जाकर बिरजू ने हाथ जोड़ लिया। माधव सेठ, आप हमें कुछ काम दे दो ना, गांव की हालत बहुत खराब है। काम नहीं है बिरजू, बारिश और बर्फबारी से काम कहाँ मिलेगा? तो फिर कुछ पैसे दे दो ना सेठ, वरना बीवी बच्चे ठंड से नहीं तो भूख से ही मर जाएंगे। तो जिंदा रहकर भी कौन सा तीर मार लिया है उन लोगों ने? सेठ, हम आपके लिए कब से काम कर रहे हैं, आप इस मुश्किल घड़ी में हमें कुछ पैसे नहीं दे सकते? नहीं 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 दे सकता। तो फिर कुछ पैसे उधार तो दे दीजिए। उधार? तुम जैसे नालायक लोग मेरे पैसे लौटा पाओगे? भाग जाए यहाँ से, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। माधव सेठ ने सभी को भगा दिया।
उनका घर नदी के पास था और वो घर बहुत बड़ा था। माधव सेठ शौकीन आदमी थे। वो हर रोज छत पर खड़े होकर नदी को बहते हुए देखते थे, क्योंकि उन्हें खाने पीने और रहने की चिंता नहीं थी। लेकिन गांव वालों को तो खाना नहीं मिलता था, ऊपर से आज घर भी टूट गए। आग जलाने के लिए माचिस की जरूरत थी, वो सब भी बर्फ के नीचे दब गई थी। गांव वाले चारों ओर से फंस गए थे। अब उनके पास बचने का कोई उपाय ही नहीं था। बिरजू और मालती को जब लग रहा था कि इससे ज्यादा बुरी चीज और कुछ नहीं हो सकती है, तभी अचानक से नीतू की सांस रुक गई। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? इसकी सांस क्यों रुक गई? बेटी जवाब दे बेटी। बेटी क्या हुआ तुझे बच्ची? नीतू लौटा, नीतू लौटा। नीतू ने जवाब नहीं दिया। बिरजू और मालती फूट फूट कर रोने लगे। गांव में मातम छा गया। गांव वाले भी रोने धोने लगे और बिरजू ने नीतू की बॉडी को एक बड़े से पत्ते पर रखकर उसके ऊपर मिट्टी दे दी। तू अभी यहीं रह बेटी, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अच्छी तरह से तेरा अंतिम संस्कार करेंगे। बिरजू भाई, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे लगता है कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। पता नहीं भाई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ही हफ्ते में ये गांव शमशान में बदल जाएगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मालती के पेट में भी दर्द होने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वो पत्ता हिलने लगा। सभी ने मुड़कर देखा तो चौंक गए। पत्ते को हटाकर नीतू मिट्टी के बाहर आ रही थी। अरे नीतू बेटी, अरे चमत्कार हो गया, मेरी बेटी जिंदा हो गई। बेटी, मेरी बेटी। बाबा, माँ मैं मरी नहीं थी, ठंड के कारण मेरी सांस बंद हो गई थी और मिट्टी के अंदर गर्माहट की वजह से मेरा बुखार भी ठीक हो गया और मुझे होश भी आ गया। अरे वाह बेटी, यह तो चमत्कार है। गांव में अचानक से खुशी की लहर आ गई। हारे हुए इंसानों के लिए एक छोटी सी जीत ही काफी होती है। नीतू ने कहा, बाबा इसका मतलब पत्ते और मिट्टी के अंदर रहने से गर्माहट मिलती है, क्यों ना हम मिट्टी और पत्ते से घर बनाएं? ये बात सबको पसंद आई और सभी काम पर लग गए। पत्ते, घास फूस और मिट्टी का जुगाड़ करके सभी ने छोटा छोटा घर बना लिया और उसके अंदर घुसते ही सभी को गर्माहट का एहसास हुआ। तूने सही कहा था बेटी, ये घर तो बहुत गर्म है, यही हमें इस ठंड से बचा सकती है। ये जीत गांव वालों के लिए बहुत जरूरी थी। रात को फिर से बारिश आई, लेकिन बारिश का पानी घर के अंदर घुस नहीं पाया। लेकिन उस तरफ नदी का बांध टूट गया और माधव सेठ का घर नदी में बह गया। साथ ही माधव सेठ भी नदी में बहकर मर गए। और इसी तरह गांव वालों ने अपने पत्तों और मिट्टियों के घर में ठंड से बचने का तरीका सीख लिया और खुशी खुशी रहने लगे। लकड़ी और पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी की दीवारों में जगह जगह पर छेद था और उस छेद से लगातार ठंड घुस रही थी। हवा इतनी चल रही थी कि कमजोर झोपड़ी भी हिल जा रही थी और उसके अंदर बैठी हुई शीतल और उसकी दोनों बेटियां भी ठंड से जूझने की कोशिश कर रही थी। माँ, बाहर से ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ, बहुत ठंड है, ठंड से हड्डियां भी जम जा रही हैं। शीतल के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो एक माँ थी और माँ होकर वो अपनी बेटियों को ठंड से बचा नहीं पा रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे। क्या करूं बेटी, मैं गरीब विधवा हूँ। तुम लोगों के पिता तो ऊपर चले गए और मैं अकेली पड़ गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। रोइए मत माँ, आप बहुत अच्छी हो। हाँ माँ, आप तो बेस्ट माँ हो, बस ये ठंड का मौसम बड़ा बदमाश है। हाँ, गर्मी के मौसम में झोपड़ी ठंडी रहती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ठंड में बहुत तकलीफ होती है। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ बेटी, हे भगवान ये ठंड कम कर दो। ठंड में मेरी बेटियों को तकलीफ होती है लेकिन कुछ होता ही नहीं। ठंड तो अभी बढ़ने वाली है माँ, मैंने सुना है कि बर्फ का तूफान भी आने वाला है। तब क्या होगा माँ, हम तो बर्फ में दब जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तीनों माँ बेटी ऐसे ही बैठकर दुख बांटने लगी। दुख इतना था कि बांटने के बाद भी कम नहीं होता था। पूरी रात तीनों सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह धूप निकली और तीनों काम पर निकल गए। तीनों एक कारखाने में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। मिट्टी का मटका, कटोरी ये सब बनाया करते थे। आज भी वही करने चले गए। मालिक ने कहा, क्या बात है, आज इतनी देर क्यों हो गई? कल पूरी रात ठंड की वजह से सो नहीं पाए मालिक। क्या बात कर रही हो? ठंड तो मेरे घर पर भी थी, मैं तो मजे से सोया। आपके पास तो अच्छी रजाई है ना मालिक, इसीलिए आप सो पाए। केवल रजाई नहीं, रूम हीटर भी है। गरीब नहीं हूँ मैं तेरी तरह। रूम हीटर, वो क्या होता है?
रो मीटर करंट से चलता है और पूरे कमरे को गर्म रखता है। अरे वाह मालिक, ये तो मजेदार चीज है। वो तो है, लेकिन तुझे क्या, तेरी झोपड़ी में तो करंट ही नहीं है, हीटर कैसे चलेगा? आज तीनों मिलकर 30 मटके नहीं बनाए ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। तीनों काम पर लग गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और मालिक उन तीनों के सामने गर्म चाय पीने लगे। सर्दी में गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा ही आ गया। मालिक, हमें भी थोड़ी चाय दो ना। चल फट, चाय पिएगी, काम कर पहले। काम करके शाम को पैसे लेने के बाद तीनों झोपड़ी में वापस आ गए। मीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम मालिक के लिए मिट्टी का मटका बनाते हैं। मालिक उन मटकों को बेचकर पैसे कमाते हैं। हम खुद का मटका बनाकर क्यों नहीं बेचते? मटका बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की मिट्टी चाहिए। हमें मिट्टी कहाँ मिलेगी? और मालिक के कामों से फुर्सत मिले तब ना हम अपने लिए काम करेंगे। मालिक के घर में रूम हीटर है, सोचो मालिक को कितना मजा आता होगा। हे भगवान, हमें भी रूम हीटर दे दो। हम भी तो देखें अमीरों को गर्म कमरे में सोने में कैसा लगता है। ऐसे ही बातें करते हुए खाना खाकर तीनों सो गए। रात को मीना ने एक सपना देखा। उसने देखा कि स्वयं भगवान झोपड़ी के अंदर आए हुए हैं और वो मीना से कह रहे हैं, मीना, मुझे तुम्हारी पीड़ा के बारे में पता है, लेकिन जो खुद की मदद करते हैं मैं सिर्फ उसकी मदद करता हूँ। तुम लोगों को भी खुद के लिए काम करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे भगवान? तुम्हें जो करना आता है वही करोगे। मिट्टी का मटका बनाओ और फिर मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मीना की नींद टूट गई। बीच रात को उसने अपनी बहन और माँ को नींद से जगाया और सपने के बारे में कहा। माँ, मुझे लगता है कि ये स्वयं भगवान का इशारा है। हमें मटका बनाना ही होगा। ये सिर्फ सपना है बेटी, और एक मटका बनाकर भी हम क्या ही उखाड़ लेंगे। बेचने के लिए भी दिन में 30-40 मटके तो बनाने ही होंगे। हाँ, उसके लिए मिट्टी भी चाहिए। हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी? आसपास से मिट्टी उठाकर लाएंगे ना। हमें कोशिश तो करनी ही होगी। कोशिश के बिना कोई सफल हुआ है क्या? मीना मिट्टी के बारे में कही रही थी कि तभी अचानक से बर्फ का तूफान शुरू हो गया और भयानक बर्फबारी होने लगी। तीनों माँ बेटी ठंड से कांपने लगी। अरे बाप रे, अब तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। झोपड़ी के अंदर भी बर्फ घुस रही है। झोपड़ी में छेद था, इसीलिए झोपड़ी के अंदर भी बर्फ घुस रही थी, जिससे तीनों को और भी ठंड लग रही थी। ऐसे ही कांपते हुए तीनों ने रात बिता दिया। अगले दिन झोपड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये क्या हुआ मीना? अब हमें मिट्टी कहाँ मिलेगी? देखा मीना, मैंने बोला था ना वो सिर्फ सपना था। खुशी तो हमारे नसीब में ही नहीं है। नहीं माँ, हार मान लेने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तो मिट्टी ढूंढ कर रहूंगी। मीना, हमारे पास टाइम नहीं है। बर्फ गिरने की वजह से झोपड़ी जगह जगह से टूट गई है। उसे ठीक करना होगा। उसके लिए हमें ज्यादा पैसे भी चाहिए। हाँ मीना, हमें काम पर जाना चाहिए और आज ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। माँ, आप टीना को लेकर काम पर जाइए, मैं बाद में आती हूँ। उधर शीतल और टीना काम पर गई। मालिक ने कहा, क्या हुआ? और एक बेटी कहाँ गई आज? वो आ रही है मालिक। मालिक, आज हमें थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। खाना भी खरीदना है और झोपड़ी भी ठीक करवानी है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा काम करो तो ज्यादा पैसा मिलेंगे। दोनों काम पर लग गई और मीना मिट्टी ढूंढती रही, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि बहुत ढूंढने के बाद भी उसे मिट्टी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? मिट्टी तो है ही नहीं। मटका कैसे बनाऊं? शायद माँ ठीक कह रही थी। मैं काम पर ही चली जाती हूँ। मीना काम पर चली गई और मन लगाकर काम करने लगी। तीनों ने मिलकर 50 मटके बना लिए। चल बेटी, अब घर चलते हैं। आप दोनों जाइए माँ, मैं 2-3 मटके और बना लेती हूँ। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, तू पैसे लेकर आ। शीतल और टीना घर चली गई। कुछ देर बाद मीना ने मालिक से पैसा लिया। रात हो गई थी। रास्ते पर कोई नहीं था, ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा थी। तभी मीना ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुछ बेच रहा है। दादू, आप इतनी रात को ठंड में बाहर बैठकर क्या बेच रहे हो? बेचने के लिए मेरे पास और है ही क्या बेटी? खाने के पैसे नहीं है, ठंड से मर रहा हूँ, इसीलिए मिट्टी के घर से मिट्टी निकाल कर बेच रहा हूँ। लेकिन अभी मिट्टी कौन खरीदेगा? मिट्टी बेच रहे हो? हाँ बेटी, पता है ये पागलपन है, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए और कुछ है भी तो नहीं। तुम कुछ मिट्टी खरीदोगी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मीना के पास पैसे थे, लेकिन वो पैसे खाना और झोपड़ी ठीक करवाने के थे। लेकिन इतनी रात को बूढ़े आदमी को मिट्टी बेचते हुए देखकर मीना को दया आई और ऊपर से उसे सपने के बारे में भी याद आया। उसने बूढ़े आदमी से मिट्टी खरीद ली। घर पहुंचकर जब उसने ये कहा तब उस पर शीतल और टीना गुस्सा हो गई। तुझ में अकल नहीं है क्या? मिट्टी के पीछे पैसे बर्बाद करके आ गई। ये तो सपनों के पीछे पागल हो गई है।
टीना, माँ, तुम दोनों जरा ठहर जाओ। मुझे अपने सपने पर विश्वास है, और वैसे भी भूखे रहने की आदत है ना हमें। बस एक मटका बनाकर देखती हूँ। मीना ने उस मिट्टी से एक मटका बनाया और मटका बनाते ही अचानक से उस मटके के अंदर एक रोशनी आ गई और टूटी हुई झोपड़ी ठीक हो गई और झोपड़ी अंदर से गर्म हो गई। अरे, ये क्या हुआ? वही तो मैं सोच रही हूँ, ये क्या हुआ? आपको बोला था ना, भगवान स्वयं मेरे सपने में आए थे। ये उन्हीं का किया धरा है। हमें मटका हीटर मिल गया। मीना ये कही रही थी कि तभी उस एक मटका हीटर के अंदर से 100 मटका हीटर बाहर आए और एक एक मटका हीटर से 100 मटका हीटर बाहर आने लगे। अगले दिन से तीनों ने काम पर जाना बंद कर दिया और बाजार में मटका हीटर बेचने लगी। ठंडी के मौसम में हर रोज हजारों मटका हीटर बिकने लगे और इसी तरह वो अमीर हो गए। जादुई मटका हीटर ने उनकी जिंदगी बदल दी और इस तरह वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।